प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 6 के गणित विषय के पाठ सार, गुणनखंड और सार गुणज के बारे में जानेंगे। बच्चों नमस्कार। पिछली बार हमने संख्याओं के साथ खेलना पाठ में आपसे बहुत सी बातों का जिक्र किया था। गुणनखंड निकालना, गुणज निकालना और भी संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम सार गुणनखंड, सार गुणज, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त ऐसी बहुत सी चीज़ों का जिक्र करेंगे जो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए हम संख्याओं के साथ खेलने का जो प्रक्रिया शुरू किए थे उस प्रक्रिया को जारी रखते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए तो सार गुणनखंड को समझते हैं। दो संख्याएं हमने ली 6 और 8। अब उनका गुणनखंड निकालते हैं। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3 और 6। इसी तरह 8 का गुणनखंड क्या होगा? 8 का गुणनखंड होगा 1, 2, 4 और 8। आप देख रहे हैं कि 1 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जो संख्या 6 और 8 दोनों के गुणनखंड हैं। इसलिए हम 1 और 2 को संख्या 6 और 8 का सार गुणनखंड कहेंगे। तो मैं समझता हूं कि सार गुणनखंड किसे कहेंगे ये समझ आप विकसित कर लिए हैं। आइए अब एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न ये है कि 20 और 28 के सार गुणनखंड क्या है? मैंने अभी अभी सार गुणनखंड को परिभाषित किया था। अब उसी के आधार पे आपको ये प्रश्न दिया गया है कि 20 और 28 के सार गुणनखंड क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले 20 के गुणनखंड पता करेंगे। तो 20 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 20 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसी तरह 28 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब देखिए ये दोनों गुणनखंडों में आपको दिखाई दे रहा है कि 1, 2 और 4 संख्या 20 और 28 दोनों के गुणनखंड हैं। 1, 2 और 4 संख्या 20 और 28 दोनों के गुणनखंड हैं। इसलिए 1, 2 और 4 संख्या 20 और 28 के सार गुणनखंड हैं। हमने सार गुणनखंड को समझा। अब आइए हम सार गुणज को समझते हैं। चलिए दो संख्याएं 3 और 6 लेते हैं और दोनों का गुणज निकालते हैं। 3 के गुणज क्या क्या होंगे? 3 के गुणज होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसी तरह 6 के गुणज क्या क्या होंगे? 6 के गुणज होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि 6, 12 और 18 दोनों संख्याओं के गुणज हैं। मतलब 6, 12 और 18 3 के भी गुणज हैं और 6 के भी गुणज हैं। अगर हम दोनों संख्याओं के और गुणज लेते जाएंगे तो इसमें और भी बहुत सी संख्याएं जुड़ती जाएंगी जो दोनों संख्याओं के गुणज होंगे। अतः 6, 12 और 18 दोनों संख्याएं
3 और 6 के सार गुणज हैं। अब आप अपनी समझ बढ़ाने के लिए 8 और 12 के सार गुणज निकालिए। हमने सार गुणनखंड को समझा, सार गुणज को समझा। आइए अब हम समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या है। हम दो संख्याओं का सार गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम इन सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हमने शुरुआत में ही सार गुणनखंडों को ज्ञात करने की विधि समझी थी। अब उसी विधि को आधार बनाकर हम यहाँ पे महत्तम समापवर्तक को समझने वाले हैं। 10 और 14 के सार गुणनखंड क्या है? चलिए पहले दोनों का गुणनखंड निकालते हैं। 10 के गुणनखंड क्या हैं? ये हैं 1, 2, 5 और 10। इसी तरह 14 के गुणनखंड क्या हैं? ये हैं 1, 2, 7 और 14। स्पष्ट है कि सार गुणनखंड 1 और 2 है। क्या स्पष्ट है? दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को देखिए तो दोनों संख्याओं में 1 और 2 कॉमन है, यानी 1 और 2 सार गुणनखंड हैं। और जब हम सार गुणनखंड निकाल लिए तो अब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम ये पता करेंगे कि इन सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 2 है। यहाँ हम 2 को संख्या 10 और 14 का महत्तम समापवर्तक कहेंगे। आइए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। 12, 18 और 24 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले हम इनके सार गुणनखंड निकालेंगे और उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। आइए देखते हैं। 12 के गुणनखंड क्या है? ये हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 के गुणनखंड क्या है? ये हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 24 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब हम तीनों संख्याओं का गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें निकालना है कि तीनों संख्याओं का सार गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो सार गुणनखंड कौन कौन से हैं? देखिए 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 और 6 तीनों संख्याओं के सार गुणनखंड हैं। और इन सब में सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या है? सबसे बड़ा है 6, अर्थात 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 6 होगा। हमने अब तक जो उदाहरण लिए उनके आधार पर हम महत्तम समापवर्तक को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। अभी हमने महत्तम समापवर्तक को उदाहरणों से समझा था। अब आइए इसको परिभाषित कैसे करते हैं उसे समझते हैं। तो परिभाषित हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ा सार गुणनखंड उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अंग्रेजी में इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसे संक्षेप में मस या HCF भी लिखते हैं। इसे महत्तम सारभाजक या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या GCD भी कहा जाता है। महत्तम समापवर्तक निकालने की एक और विधि है जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में जानते हैं। आइए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें 36 और 48 का मौसा निकालना है, तो हम इसे ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 36 और 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने 36 और 48 का गुणनखंडन करते हुए उनके अभाज्य गुणनखंडों को लिखा है। देख रहे हैं 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसी तरह 48 बराबर
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। गौर से देखिए, दोनों में सार गुणनखंड 2 2 बार आ रहा है। सार गुणनखंड 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और 3 1 बार आ रहा है। तो दोनों संख्याओं का मसा क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 3 अर्थात 12। चलिए अब आप कुछ प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। दूसरा चरण है सभी गुणनखंडों में से सार गुणनखंड निकालिए। और जब सभी का गुणनखंड निकाल लेंगे तो उनमें से सार गुणनखंड को हम निकालेंगे। और तीसरा चरण में मसा को प्राप्त करने के लिए इन सार गुणनखंडों को गुणा करेंगे। आइए मसा निकालने की विभाजन विधि से भी अवगत होते हैं। मान लीजिए आपको विभाजन विधि से 27 और 63 का मसा ज्ञात करना है, तो हम 27 से 63 को भाग देंगे। फिर जो शेष बचेगा उससे 27 को भाग देंगे। आइए देखें ऐसा करने से क्या होता है। आप देख रहे हैं 63 को 27 से भाग दिया गया, शेष कितना बचा? 9 बचा। फिर 9 से 27 को भाग दिया गया, यानी जो शेष बचा उससे हम 27 को भाग दे रहे हैं। और लास्ट में क्या हुआ? जब हमने 9 से 27 को भाग दिया तो शेष कितना बचा? 0। आपने देखा जब दो संख्याओं का मसा विभाजन विधि से निकालनी हो तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। इसमें हम यह देखते हैं कि वह अंतिम संख्या कौन है जिससे भाग देने पर शेष 0 आ जाता है, और यही संख्या जिससे भाग देने पर शेष 0 आ जाता है संख्याओं का मसा होता है। उपरोक्त उदाहरण में हमने छोटी संख्या 27 से बड़ी संख्या 63 को भाग दिया। 27 से 63 को भाग देने पर शेष 9 बचा। अब फिर हमने 9 से 27 को भाग दिया और हमें शेष के रूप में 0 प्राप्त हो गया। अर्थात 9 वह अंतिम संख्या है जिससे भाग देने पर शेष 0 आ जाता है। तो हम यहाँ पर यह समझेंगे कि 27 और 63 का मसा 9 होगा। यह विधि बड़ी संख्याओं के मसा निकालने हेतु उपयुक्त है। बच्चों, आपने देखा कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। बताइए 6 और 8 के गुणज क्या है? 6 के गुणज हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह 8 के गुणज क्या होंगे? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 और आगे बढ़ते जाएंगे। अब दोनों के सार गुणज हमें निकालने हैं। तो दोनों के सार गुणज क्या हैं? सार गुणज हैं 24 और 48। मतलब 6 के गुणज में भी 24 है और 8 के गुणज में भी 24 है। 6 के गुणज में भी 48 है और 8 के गुणज में भी 48 है। तो यहाँ पे सार गुणज हुआ 24, 48। आगे भी होगा लेकिन अभी हम दो ही संख्या पे बात करेंगे। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है? बताइए 24 और 48 में छोटा कौन है? स्पष्ट है, छोटा 24 है। 24 जब हम निकाल लिए जो सबसे छोटा सार गुणज है, तब हम कहते हैं कि 6 और 8 का सबसे छोटा गुणज या लघुत्तम समापवर्त, जिसको इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल कहते हैं, वो कितना है? 24 है। यानी 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त कितना निकला? 24। यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों का गुणज है। अतः
हम कह सकते हैं कि दो या अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इन संख्याओं के सार गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। आइए थोड़ा और समझते हैं। 6 और 15 का लसा निकालते हैं। लसा निकालने के लिए अभी हमने देखा क्या करना है, हम दोनों संख्याओं का गुणज निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 के गुणज क्या होंगे? 6 के गुणज होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। इसी तरह 15 के गुणज क्या होंगे? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। अब इन संख्याओं में से सार गुणज ढूंढेंगे तो हमें दो सार गुणज दिखाई दे रहे हैं, 30 और 60। अब 30 और 60 निकल गए तो इनमें से सबसे छोटा गुणज कौन है? स्पष्ट है, 30। तो 6 और 15 का लसा कितना होगा? 30। ये है गुणज विधि। आइए कुछ अन्य विधियों से भी हम लसा निकालने का प्रयास करते हैं। आइए अब अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकालते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2 गुना 3। इसी तरह 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड मिले। 6 में 2 और 3 है और 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 3 और 5। तो कौन सी 3 संख्याएं यहाँ पे हम प्राप्त कर रहे हैं? 2, 3 और 5। अब इन 2, 3 और 5 को हम गुना करेंगे तो इनका हमारा गुणनफल क्या होगा? इनका गुणनफल होगा 2 तिया 6 पचे 30। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 और 15 का लसा 30 है। आइए अब विभाजन विधि से लसा निकालते हैं। हम यहाँ पर 24 और 15 का लसा निकालेंगे। देखिए 24 और 15 को कैसे भाग दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। हमने पहले 2 से भाग दिया, फिर 2 से दिया, फिर 2 से दिया, फिर 3 से दिया और अंत में 5 से दिया। अब कोई संख्या नहीं बची। तो अब लसा क्या होगा? जिन जिन संख्याओं से बारी बारी हमने भाग दिया उनका गुणनफल ही 24 और 15 का लसा होगा। अर्थात 24 और 15 का लसा क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 पचे 120। यानी 24 और 15 का लसा कितना हुआ? 120। समझ गए? चलिए बच्चों, हमने मसा और लसा निकालना सीख लिया। अब आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है। क्या लसा और मसा में कोई संबंध भी है? आइए उदाहरण से समझते हैं। दो संख्या 18 और 54 को लीजिए। अब दोनों का मसा और लसा निकालते हैं। 18 और 54 का मसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 और 54 का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। हमने दो संख्या ली थी, कौन कौन? 18 और 54। दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 गुना 54 बराबर 972 होगा। फिर हम दोनों संख्याओं के मसा और लसा का गुणनफल निकालेंगे। तो मसा कितना था? 18 और लसा कितना था? 54। तो इन्हें भी गुना करने पे कितना आएगा? 18 गुना 54 बराबर 972। मतलब आप देख रहे हैं कि जिन संख्याओं का हमने लसा और मसा निकाला उनका गुणनफल भी 972 हुआ और मसा और लसा का भी गुणनफल 972 हुआ। स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लसा गुना संख्याओं का मसा। आइए अब थोड़ा संख्याओं की विभाज्यता की जांच पर कुछ चर्चा कर लें। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर यदि शेष शून्य हो तो संख्या पूर्ण विभाजित होती है। बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि द्वारा विभाज्यता की जांच करने में अधिक समय लगता है। इसलिए आइए कुछ ऐसे नियमों से रूबरू होते हैं जो विभाज्यता की जांच को आसान बनाते हैं। आपने भाग देना सीखा है। आइए देखते हैं कि संख्याओं की स्थिति पे
हम कैसे आसानी से पता कर लें कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्ण विभाज्य होती है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वैसी संख्याओं का जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। वैसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वे 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। जैसे 10, 12, 14, 16, 18। देखिए इन संख्याओं में क्या है इकाई के स्थान में? 10 में 0 है, 12 में 2 है, 14 में 4 है, 16 में 6 है और 18 में 8 है। यानी इकाई के स्थान का अंक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। तो ऐसी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 69, 123। अब 69 में क्या है? अंकों का योग कितना हुआ? 69 का 6 और 9 2 अंक है, 6 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 15। 3 के पहाड़ा में 15 है, 3 पचे 15। यानी 69 की संख्याओं में जो अंक हैं उनका योग 3 से विभाज्य है। तो यानी 69 भी 3 से विभाजित होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0, 0 हो, मतलब संख्या के अंत में 2 शून्य हो, या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 524, 900। ये 2 संख्याएं हैं, और भी संख्याएं हो सकती है। हम यहाँ पे 2 ही संख्या उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, 524 और 900। आप देखिए 524 में क्या देखना है हमें कि अंतिम 2 अंक, मतलब 524 का अंतिम 2 अंक कौन है? 24। और 24 4 से विभाज्य है, यानी 524 भी 4 से विभाज्य होगा। इसी तरह दूसरी संख्या हमने क्या लिया? 900। 900 का अंतिम 2 संख्या कौन है? 2 शून्य है। हमने शुरू में जिक्र किया कि जिन संख्याओं के अंत में 2 अंक 0, 0 होंगे वो भी 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे। इसका मतलब है कि 900 भी 4 से पूरी तरह विभाजित है। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वे 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 315। 315 का इकाई का अंक क्या है? 5 है, यानी यह 5 से विभाजित होगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण ले 720। 720 में इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी जिनके इकाई का अंक 0 या 5 होगा वे 5 से पूर्णतः विभाजित होंगे। वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हो वे 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ये हम बात कर रहे हैं 6 से विभाज्यता की जांच की। वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं वे 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे 54, 66। 54 2 से पूरी तरह भाग लग जा रहा है और 3 से भी पूरी तरह भाग लग जा रहा है, इसलिए यह 6 से भी विभाजित हो जाएगा। इसी तरह 66। 66 भी 2 से पूरी तरह विभाजित है और 3 से भी पूरी तरह विभाजित है, इसलिए यह 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। अब देखते हैं कि कैसी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 0, 0, 0 हो। वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 0, 0, 0 हो, यानी अंतिम में जो 3 अंक होंगे वो 3 शून्य होंगे, या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। यानी जो 3 अंक होंगे जो 3 शून्य से अलग होंगे तो उन तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होंगी, तो संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे 1000 और 1104। 1000 को देखिए, 1000 में अंतिम में कितना शून्य है? 3 शून्य है, इसलिए 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसी तरह 1104। 1104 में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कौन सी है? 104, और 104 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 1104 भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग
9 से विभाज्य हो तो वे 9 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। फिर मैं दोहराता हूँ कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वे 9 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे 108, 108 में कौन कौन से अंक हैं? 1, 0 और 8। तीनों का योग निकालेंगे तो 1 जोड़ 0 जोड़ 8 बराबर कितना होगा? 9। और 9 9 से विभाज्य है, इसलिए 108 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरा उदाहरण 135 का लेते हैं। 135 के सभी अंकों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1 जोड़ 3 जोड़ 5, मतलब 1 जोड़ 3 4 और 4 5 9। यहाँ भी 9 आ गया और 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 135 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम देखेंगे कि कैसी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो तो वे संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। बहुत आसान है। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान का अंक 0 होता है वो सभी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे 110, 270, यहाँ इकाई के स्थान का अंक क्या है? 0 है। 110 का भी 0 है और 270 का भी 0 है, यानी ये संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब आइए देखते हैं कि 11 से कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। यदि किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 308 और 1331। आप इसे हल कर देख सकते हैं। देखिए 1331 का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे विषम स्थान वाले अंक कौन कौन हैं? 1 और 3। अब 1 और 3 का योग कितना हुआ? 4। उसी तरह सम स्थान वाले अंकों का योग कितना होगा? 3 जोड़ 1 4। अब 4 घटाओ 4 कितना हो गया? 0। यानी सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर कितना हो गया? 0। यानी 1331 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्लियर है? स्पष्ट है? थैंक यू। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।